Hello students, how are you all? I hope all of you are staying safe during the pandemic. Okay, and students, today I will start the third part of chapter 2 geography of your class 8. Students, I hope you have already seen part 1 and part 2 of the same chapter, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. Students, this chapter is important not just from your academics point of view, but also it will broaden your knowledge about our surroundings and our environment. All right. So if you study sincerely, if you watch these videos carefully, I'm sure you will benefit. All right. And today I'll teach you, we'll learn from page number 13 to page number 16, and in these pages students will cover about the importance of water. We'll find out how water is formed, is available to us. Okay, and then we'll study about what is the crisis related to water, and then we'll also further study about the conservation of water. Okay, and towards the end of my class today, or I would say my video, you will also get an insight about natural vegetation. All right, so let us start, students. Okay, students. So now from this page number 13, you can very well see the topic water. Okay, water is a vital renewable natural resource, and beta 3/4 of the Earth's surface is covered with water. All right, 3/4 of our planet is covered with water. सोचिए, इसलिए इसको हम अर्थ को वाटर प्लैनेट भी बुलाते हैं. एंड लाइफ कहाँ स्टार्ट हुई थी? बहुत पुराने ओशंस में. ओके, एंड जो टाइम एस्टिमेट किया गया है दैट इज़ 3.5 बिलियन ईयर्स बैक. ओके, और आज भी बेटा ओशंस में ही सबसे ज़्यादा पानी अवेलेबल है. अर्थ में जितना भी पानी है उसमें से 2/3 of water is available in the oceans. Okay, but there is one problem. What is that problem? कि ocean water saline होता है और इसको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हम फिट नहीं मानते हैं स्टूडेंट्स. सो यू माइट थिंक कि व्हाट इज दिस सलाइन. स्टूडेंट्स, सलाइन का मतलब होता है द अवेलेबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन द वाटर. और अगर वाटर सलाइन है देन इट इज़ नॉट फिट फॉर यूज़, इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे रेनफॉल होती है. ठीक है, और पानी धीरे धीरे डिज़ोल्व होता है और वाटर टेबल में जाता है. ठीक है, और वाटर टेबल के नीचे आप देखिए सॉल्टी सबस्ट्रेटा, दैट मीन्स जो ओशनिक वाटर्स हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि वो पानी सॉल्टी और सलाइन हो जाता है. और कहीं ना कहीं अगर सलाइन वाटर सरफेस पे भी डिपॉजिट हो रहा है, अवेलेबल है किसी ना किसी फॉर्म में, ठीक है, तो हम इसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हैं. ओके, इसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हैं, ना ही एग्रीकल्चर के लिए ना ही दूसरे यूजेस के लिए. इस वजह से वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन यूजिंग वाटर. ओके, एंड वाटर रिसोर्सेज. नाउ स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए कि फ्रेश वाटर अकाउंट्स ओनली अबाउट 2.7%. अगर हम जो कह रहे हैं ना कि 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर, पर उसमें से बेटा फ्रेश वाटर मतलब जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो सिर्फ 2.7% है. क्योंकि इस 2.7% में से भी आप देखेंगे कि 70% तो सिर्फ आइस शीट्स और ग्लेशियर्स में है. ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका और माउंटेन रीजन्स में वो जमा हुआ है फ्रेश वाटर. इस 2.7% का 70%, कैन यू इमेजिन? ओके, और वहाँ से हम एक्सेस नहीं कर सकते उस पानी का. इस वजह से आप बोल सकते हैं कि इस 2.7 में से भी सिर्फ 1% पानी है जो कि अवेलेबल है, जिसको हम ह्यूमन यूज़ के लिए फिट डिक्लेयर करते हैं. ओके, यू कैन वेरी वेल सी. देखिए ये सर्कल में आपको क्या बताया हुआ है कि सपोज़ अर्थ पे जितना भी पानी है, ये थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर से आप देख सकते हैं, 97.2% पानी कहाँ है बेटा? ओशंस में है. ओके, उसके बाद 2.15% इन्होंने रफली बता रखा है, ये तो सिर्फ ग्लेशियर्स में है. ऑल राइट,
और ग्लेशियर्स और आइस शीट्स का पानी हम नहीं यूज़ कर सकते। ऑलराइट, तो इसलिए कितना परसेंट है, 0.65% जो कि ग्राउंड वाटर में अवेलेबल है, लेक्स रिवर्स में अवेलेबल है, एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, और सॉइल में मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा है वो पानी। ठीक है, तो हमें ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम पानी को मिसयूज़ और वेस्ट ना करें बेटा। ठीक है, और अगर हम कहते हैं फ्रेश वाटर अवेलेबल है, तो वो किस फॉर्म में अवेलेबल है बेटा? जो अभी मैंने बात बताई कि वाटर वेपर्स भी जो हैं एटमॉस्फेयर में, वो भी पानी से ही बने हैं ना। ठीक है, तो वो भी फ्रेश वाटर की कैटेगरी में आते हैं। देयरफॉर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फ्रेश वाटर मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस है ऑन अर्थ, और पानी उतना ही रहता है ना। बारिश हो गई, फिर वही पानी इवेपोरेट हो गया, सो द टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, एंड टाइम टू टाइम पानी कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि वो एक रिसाइकलिंग प्रोसेस होता है ओशंस का। एयर में होता है, लैंड में होता है, और अलग अलग प्रोसेसेस से, आपने पढ़ा है पहले भी वाटर साइकिल के बारे में, वो रिन्यू होता रहता है बेटा। और आप लास्ट सेकेंड लाइन में देख सकते हैं, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। ओके, रन ऑफ क्या होता है स्टूडेंट्स? सपोज बेटा बारिश हो रही है, या फिर कोई वाटरफॉल है, या ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो जो भी पानी सरफेस से बहता हुआ जा रहा है, सरफेस कौन सा? लैंड सरफेस। ओके, जो पानी बहता हुआ जा रहा है, वो पानी कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट होता है। ओके, और वो वाटर साइकिल का ही पार्ट होता है, उसी को हम कहेंगे दैट इज रन ऑफ या फिर सरफेस रन ऑफ। ओके, तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द वाटर साइकिल ऑल्सो। ठीक है, आप बहुत अच्छे से यहाँ देख सकते हैं, रन ऑफ जो पहाड़ों से पानी बहकर नदियों में मिल रहा है। तो ये सब प्रोसेसेस हैं जिससे वाटर साइकिल हमारी रिचार्ज हो रही है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ह्यूमन यूज़ जो है वो पानी का सिर्फ पीने के लिए, वॉशिंग के लिए नहीं होता, पर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी होता है। जैसे एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, डैम्स बनाने में, और वहाँ रिजर्व करने में बहुत पानी यूज़ होता है। और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है बेटा, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड फॉर फूड, एग्रीकल्चर में कितना यूज़ हो रहा है, इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन, जैसे बिल्डिंग्स आप देखते हैं, है ना। अब आप एनसीआर एरियाज़ में देख सकते हो, और जहाँ भी मेट्रो सिटीज़ बन रही हैं, तो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ अर्बनाइजेशन हो रहा है। ओके, और अर्बनाइजेशन की वजह से ज़्यादा पानी की सप्लाई चाहिए, कनेक्शन चाहिए, तो इस वजह से ज़्यादा पानी को फिर अवेलेबल कराने की वजह से बहुत सीवियर शॉर्टेज हो जाती है फ्रेश वाटर की। ओके, और उस वजह से वाटर पोल्यूशन भी हो जाता है, और वाटर सोर्सेज जो हैं वो सूखने लगते हैं, है ना। ज़रूरत से ज़्यादा हम किसी भी चीज़ को यूज़ करेंगे तो वो स्कार्सिटी पैदा होगी ही होगी। ठीक है, तो क्या रीजंस हैं, अगर हम दोबारा से अगर समराइज करें कि एग्रीकल्चर यूज़, इंडस्ट्रियल यूज़, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, for reserving in the dams, and due to increasing population, we can say all of this is leading to increasing water shortage. Okay, now beta, problem of water availability, scarcity सिर्फ इंडिया में नहीं है, अफ्रीका में, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, यूएस, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेजेस इन वाटर सप्लाई। ठीक है, और जो कंट्री स्पेशली क्लाइमेटिक जोन में है, मतलब इक्वेटर के पास हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा वाटर स्कार्सिटी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हीट ज़्यादा है। ठीक है, और बेटा ये वाटर शॉर्टेज नेचुरली भी हो सकती है कि अगर रेनफॉल कम पड़ी है ना, एनुअल प्रेसिपिटेशन मतलब एनुअल जो बारिश है वो कम है तो भी, और अगर वाटर सोर्सेज कंटामिनेट हो जाएं, कंटामिनेट मीन्स दे गेट डर्टी, दे आर नॉट फिट फॉर यूज़। ठीक है, वो डर्टी हो जाते हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है, तो भी वाटर सोर्सेज से हम उस पानी को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, सो नाउ व्हेन वी नो द प्रॉब्लम, व्हाट वी नीड टू डू, we need to conserve the water resources. Okay, and access to clean and adequate water sources is a major problem facing the world. access मतलब कि वो मिल पाए, हमें मिल ही नहीं पा रहा है क्लीन और एडिक्वेट वाटर रिसोर्स। ओके, सो स्टेप्स लेने की बहुत ज़रूरत है टू कंजर्व दिस ड्विंडलिंग रिसोर्स। ड्विंडलिंग क्या होता है, जो स्टेबल नहीं है। ओके, पानी अभी स्टेबल नहीं है, पानी की अवेलेबिलिटी कभी कम हो जाता है, कभी अवेलेबल हो जाता है।
ओके। सो बेशक अब पानी रिन्यूएबल रिसोर्स है, पर इसका ओवर यूज़ और इस पोल्यूशन की वजह से इट इज़ बिकमिंग अनफिट फॉर यूज़ बेटा, ठीक है। और एक और बड़ी प्रॉब्लम है, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं बेटा, पानी को जैसे यूज़ करते हैं मशीन्स को कूल डाउन करने के लिए, एग्रीकल्चर में केमिकल्स का यूज़ होता है, तो इन सब से क्या होता है, वही पानी वाटर टेबल में जाके मिक्स हो जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हेजार्डस कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो पानी को ख़राब करते हैं। आपके घरों में भी कई बार सुना होगा ये गंदा पानी आ रहा है ना, तो इसी वजह से वो कंटामिनेटेड पानी डिजीज़ को भी आगे जाके बर्थ देता है, ओके। और दे पॉल्यूट, इन सब से क्या होता है, वाटर में नाइट्रेट, मेटल्स और पेस्टिसाइड्स भी देखने को मिलते हैं। और ये देखिए फिगर 2.8, रिवर यमुना इज गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस एंड गार्बेज। एफ्लुएंस का क्या मीनिंग है बेटा, डिस्चार्ज, जो इंडस्ट्री से डिस्चार्ज, जिसमें बहुत गरम गरम केमिकल्स और बहुत वेस्ट मटेरियल होता है, तो ये सब नदियों में आके मिलता है, एंड देयरफॉर वी नीड टू कंजर्व एंड टेक सम स्टेप्स रिगार्डिंग इट, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ दिस केमिकल ये जो होते हैं बेटा, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और हमारी बॉडी में भी पानी हम पीते हैं, यूज़ करते हैं, उसके थ्रू पहुंच जाते हैं इनडायरेक्टली, और इस वजह से हमें बहुत ज़रूरी है कि वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, और इंडस्ट्रीज़ के ऊपर थोड़े प्रॉपर रूल्स फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट को प्रेशर बनाना चाहिए, ओके, जिससे कि वो एफ्लुएंट्स को ट्रीट करें। ट्रीट मीन्स ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करें कि पानी कूल होने के बाद या वो वेस्ट मटेरियल हटाने के बाद ही वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ किया जाए, ऑलराइट। अब बेटा, फॉरेस्ट और अदर वेजिटेशन कवर क्या करते हैं, दे स्लो डाउन द सरफेस रन ऑफ। देखिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है, सरफेस रन ऑफ में जब पानी बह रहा है, तो अगर वो पहाड़ पे वेजिटेशन नहीं है तो ज़्यादा मिट्टी इरोड होगी ना पानी के साथ, ओके। पर बेटा अगर ज़्यादा पेड़ लगे हैं फॉरेस्ट एरिया में, अगर हैवी रेनफॉल है, तो पानी कम क्वांटिटी में बहेगा, सरफेस रन ऑफ कम होगा, ठीक है। तो इस वजह से अगर फॉरेस्ट और वेजिटेशन होता है तो सरफेस रन ऑफ धीरे धीरे होता है, ओके, और अंडरग्राउंड जो वाटर है वो रिप्लेनिश हो जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग भी एक बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। ये मेथड्स हैं, फॉरेस्ट और वेजिटेशन करवाना वो एक मेथड है। सेकंड मेथड इज़ वाटर हार्वेस्टिंग, जिससे हम रन ऑफ को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा रन ऑफ होगा बेटा, सरफेस रन ऑफ होगा, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, सॉइल इरोजन हो रहा है ना, तो दैट इज़ बैड। कैनाल्स को हम कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं, बेटर इरिगेटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड होगी, स्प्रिंकलर्स का यूज़ कर सकते हैं इरिगेशन में, एग्रीकल्चर में, ठीक है, उससे वाटर लॉस कम होगा। एक तो अगर ट्यूबवेल से पानी लग रहा है तो वो वेस्ट भी हो जाते हैं, पर अगर स्प्रिंकलर्स हैं तो स्मॉल लेस प्रेशर से धीरे धीरे इरिगेशन होती रहती है। ड्राई रीजन्स में इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे भी ड्रिप इरिगेशन या जिसको हम ट्रिकल इरिगेशन बोलते हैं, ये देखिए, ठीक है, हल्का हल्का पानी हर टाइम, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव और यूज़फुल रहता है, ठीक है। सो वाटर कितना वैल्यूएबल है आपको समझना चाहिए, और काफ़ी सिमिलर टॉपिक आप क्लास 10th में भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इन ज्योग्राफी, ओके। सो अब आपको समझना चाहिए इसकी इंपॉर्टेंस, और ज़रूर कंजर्व करना चाहिए सारे अच्छे स्टेप्स को अपना कर, ओके, चाहे घर हो चाहे कमर्शलाइजेशन हो, हमें हमेशा पानी को वैल्यू करना चाहिए स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोना स्टडी नाउ इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ स्टूडेंट्स। सो ये क्या होता है, देखिए, नेचुरल वेजिटेशन मीन्स जो पेड़ पौधे हैं, और वाइल्ड लाइफ मीन्स जो हमारी अबंडेंस में वैरायटी है एनिमल्स की, ठीक है, वो है वाइल्ड लाइफ। सो एक यहाँ पे एक छोटा सा इंस्टेंस बता रखा है कि कुछ स्कूल चिल्ड्रन थे, वो एक एग्जीबिशन विजिट कर रहे थे हैंडीक्राफ्ट के बारे में, और एग्जीबिशन में बेटा आर्टिकल्स इकट्ठे किए गए अलग अलग कंट्री से, ठीक है। और मोना ने क्या किया, एक बैग उठाया और बोला कि ये कितना सुंदर बैग है, इट्स अ ब्यूटीफुल बैग एंड इट्स मेड फ्रॉम जूट। उसकी टीचर ने बताया कि वो जूट से बना हुआ बैग है।
And do you see those baskets, lampshades, chairs? Those are made of cane and bamboos. In the eastern and northeastern humid regions of India, bamboo grows in plenty. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है बेटा हमारी कंट्री में, वहाँ बैम्बू बहुत होता है. ठीक है. सो अब जैसी एक स्टूडेंट था वो बहुत एक्साइटेड हुआ है सिल्क का स्कार्फ देख के. सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ. द टीचर एक्सप्लेन कि सिल्क कैसे बनती है, सिल्क वॉर्म्स से. ओके, जो सिल्क वॉर्म्स मलबरी ट्रीज पे रहती हैं उनको पालकर सिल्क बनता है. एंड जब बच्चे समझे कि प्लांट्स भी हमें कितने डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं जो हम एक्चुअली अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं. Okay, so this is to tell you the importance of natural vegetation and wildlife. Okay, it exists only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. ठीक है, ये नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? हमारे सराउंडिंग्स में. ठीक है, सारे बायोस्फेयर में आप देख सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को. ओके, बायोस्फेयर में बेटा लिविंग बींग्स इंटर रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं. ओके, और जब ये एक प्रोसेस होता है इंटरडिपेंडेंस का, इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम. ठीक है, इकोसिस्टम क्या? व्हेन इन आवर सराउंडिंग्स ऑल बींग्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. नाउ वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ भी, जैसे हमने वाटर पढ़ा था, ऐसे ही ये भी बहुत वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं बेटा. प्लांट्स हमें टिम्बर जो कि लकड़ी देते हैं, एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, ऑक्सीजन सबसे इम्पॉर्टेंट. ठीक है, और सॉइल को भी प्रोटेक्ट करते हैं, है ना. आप हमेशा से आपको पता है कि पेड़ पौधे कितने इम्पोर्टेंट होते हैं. एंड प्लांट्स यही नहीं, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए कितना ज़रूरी होता है वेजिटेशन. शेल्टर बेल्ट्स का काम करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को स्टेबल रखते हैं. फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइन ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स, कितनी सारी चीज़ें हैं. पेपर, सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं? प्लांट से मिल रही हैं. और अभी तो कई चीज़ें ऐड भी नहीं करी. और वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं स्टूडेंट्स? एनिमल्स, बर्ड्स भी, इंसेक्ट्स और एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं वाइल्ड लाइफ में. हमें मिल्क, मीट, हाइड्स, वुल, सारी चीज़ें देती हैं. हाइड्स होती है बेटा स्किन. ओके, और स्किन से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं. ओके, इंसेक्ट्स सोचिए, छोटी सी बी भी हनी देती है, हेल्प करती है फ्लावर्स के पॉलिनेशन में. ओके, और इकोसिस्टम में एज डीकम्पोजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फ्लावर्स भी. ठीक है, अब बर्ड्स क्या करती हैं बेटा? वो इंसेक्ट्स खाती हैं और वो भी डीकम्पोजर की तरह एक्ट करते हैं. डीकम्पोजर क्या होता है? जैसे मिट्टी में खाद बनाने का काम, दैट यू कैन से इज डीकम्पोजर. और बाकी चीज़ें, कूड़ा होता है जो भी उसको डीकम्पोज करती हैं. ठीक है. नाउ वल्चर, ये देखिए, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइव स्टॉक इज अ स्कैवेंजर एंड कंसिडर्ड अ वाइटल क्लींजर ऑफ एनवायरनमेंट. देखिए, बहुत जगह बेटा जैसे चिकन और बाकी चीज़ें या डेड बॉडीज़ होती हैं एनिमल्स की, वो पड़ी रहती हैं. ठीक है, तो उनको अपने आप डिकम्पोज होने में तो टाइम लगेगा. तो ये वल्चर्स इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये वो ही रॉ मीट खाते हैं. ठीक है, और जो रॉ मीट खाता है उसे बोलते हैं स्कैवेंजर. ठीक है, तो इस वजह से ये हमारे एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये क्लीन कर देते हैं एनवायरनमेंट को उन डेड बॉडीज़ को खाकर. ओके, तो हम नहीं कह सकते कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अनइम्पॉर्टेंट है. ऑल ऑफ दीज आर इक्वली important. So animals, big or small, all are integral to maintain balance in the ecosystem. ठीक है, और ये देखिए, डू यू नो में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रखा है कि वल्चर्स ना इंडिया के आसपास किडनी फेलियर से मर रहे थे. ओके, और क्यों मर रहे थे? क्योंकि जिन डेड बॉडीज़ को वो खाते थे, उन डेड बॉडीज़ को या फिर उन एनिमल्स को पेन किलर दिया हुआ होता था. ठीक है, जो लाइफ स्टॉक, जो पालतू जानवर होते हैं, उनको एस्पिरिन और डेक्लोफेनेक जैसी दवाइयाँ दी हुई थी और वो ड्रग्स इस वल्चर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे थे. ठीक है, तो इस वजह से अभी भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि लाइफ स्टॉक जो कि जो पालतू जानवर हैं उनको दवाइयाँ ऐसी ना दी जाएं क्योंकि उसके बाद बाकी वल्चर्स और दूसरे एनिमल्स पे भी नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है. ठीक है स्टूडेंट्स,
अब जो भी चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जो भी आपके डाउट हैं फील फ्री टू कंसल्ट मी। ओके, ऐसा ना हो कि कोई चीज़ आपको ना समझ आए। आई डू माई बेस्ट, ट्राई माई बेस्ट कि आपके कोई भी डाउट ना रहे। ओके, सो स्टडी अगेन एंड स्टडी सिंसियरली। ओके, बाय बाय।